हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 है ये, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर का सेकंड पार्ट है। सो 8 क्वेश्चन पे थे, 7 इसके प्रीवियस वीडियो में हमने किया हुआ है। सो नाउ 8 क्वेश्चन क्या है? एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? तो आपने क्वेश्चन देख लिया कि मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, बट एक्सेलरेशन में नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा उसका। तो आइए सॉल्व करते हैं। पूछा गया है फोर्स पूछा हुआ, तो आपको पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो देखते हैं व्हाट इज द गिवन डेटा। वी हैव मास कितना है 1500 kg। क्लियर? kg में तो नो कन्वर्जन्स। एक्सेलरेशन नेगेटिव में दिया तो हम भी नेगेटिव में रखेंगे 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एज पर सेकेंड लॉ आप जानते हो, एज पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन F क्या होता है? F हमारा ma के बराबर है। F is equals to ma. So we have m, we have a, so we can put the values and we will get the value of force. So 1500 kg into minus 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा वो देखते हैं। तो 1500 इंटू 1.7 आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी माइनस की 2550। क्लियर है? अगर किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। जस्ट सी हियर कैलकुलेशन रफ वर्क में 1500 इंटू 1.75 माइनस यहाँ लगा देता हूँ, पॉइंट है तो 10 यहाँ उतार देते, ये इसको कट। क्लियर? सो माइनस की वैल्यू रहेगी। अब यहाँ डेसिमल हमने हटा ही दिया पॉइंट लगाने के लिए, पॉइंट हटाने के लिए, सॉरी। तो ये ज़ीरो कट। अब आपका मल्टीप्लिकेशन है 150 इंटू 17 के साथ। 150 इंटू 17 अगर हम करें, 7 0 ज़ा 0, 7 5 ज़ा 5, 35 का 3 ऊपर, 7 1 ज़ा 3, 1 0। ठीक है ना, 1 से करें तो 0 5 1, तो 0 5 5 2, और आपके पास नेगेटिव साइन पहले से थी तो नेगेटिव आ गए। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा अगर कैलकुलेशन करना है तो। ठीक है, बाकी आप साइड में अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फोर्स हमारा आ गया कितना? माइनस 2550 न्यूटन। तो अब इससे हम क्या बोल सकते हैं? हेंस द फोर्स बिटवीन द ऑटोमोबाइल एंड द रोड इज माइनस 2550 न्यूटन एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ऑटोमोबाइल मोशन। तो ऐसा लिख लेते हैं, hence the force between, तो कैलकुलेशन तो हो गई। आई एम रबिंग दिस वन so that we will get a space for the writing the statement. Hence the force between the automobile and the road is minus 2550 न्यूटन। माइनस लगाना इन द opposite direction of the automobile's motion। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा पूरा कैलकुलेशन, हाउ दिस कैलकुलेशन हैज बीन डन। अगर कोई तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट एंड
टेल मी व्हाट इज योर डाउट। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 9th नंबर अकॉर्डिंग टू योर न्यू टेक्स्ट बुक। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v। ऑप्शंस दे रखे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन से मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ। ए हमारा दिया हुआ है एम वी ब्रैकेट स्क्वायर, बी हमारा दिया हुआ है एम वी स्क्वायर, सी हमारा दिया हुआ है 1/2 एम वी स्क्वायर और डी दिया हुआ है हमारा एम इंटू वी। पूछा गया यहाँ पे वो देखिए मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास एम दिया, वेलोसिटी वी दी। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज डिफाइंड एज, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। उसकी मास और वेलोसिटी के साथ प्रोडक्ट कर दो, वही आपका मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम यहाँ से होगा क्या? यस करेक्ट, आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट। मोमेंटम of an object, momentum of an object is defined, कैसे डिफाइन किया जाता है? मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? डिफाइंड एज द प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी v. So therefore we call momentum equals to mass into velocity, that is p, जो सिंबल होता है मोमेंटम के लिए m into v। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज m v। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। 9th क्वेश्चन, मूविंग अहेड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई भी तरीके का डाउट हो इसमें तो मूविंग अहेड विद द न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आप देख सकते हैं फिगर के अंदर, फिगर में अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहते हैं तो फोर्स इस तरफ से लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ही आपके ऑपोजिट डायरेक्शन से लगता है। ठीक है, कांस्टेंट मूव करने के लिए, दैट मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन हमारा 0 होगा। दैट मीन्स इसका नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा? 0। नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा। सो वो इक्वेशन को रखते हैं तो हम कैपिटल F ले लेते हैं फोर्स को, स्मॉल f ले लेते हैं फ्रिक्शन को, और दोनों को ऐड ऑन करते हैं। ऐड ऑन करने पे हमारा नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। उसके हिसाब से हमारा फोर्स की वैल्यू क्या आ गई? 200 न्यूटन। दैट्स करेक्ट। ओके, सो यहाँ पे कितना फोर्स लगने वाला है? फ्रिक्शन वाला फोर्स जो है वो है 200 न्यूटन। यूजिंग दिस एग्जाम्पल ट्रॉली 1, आपको पता है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से तभी मूव कर सकता है जब इसका एक्सेलरेशन 0 हो। मतलब आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होना चाहिए। एंड आपको पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं हाउ टू राइट दिस आंसर इन योर नोटबुक। सिंस द वेलोसिटी ऑफ द कैबिनेट इज कांस्टेंट, इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी 0, ये आपको लिखना है। उसके बाद therefore the effective force acting on it is also 0. This implies that the magnitude of opposing frictional force is equals to the force exerted on the cabinet, which is 200 Newton. Therefore the total frictional force is 200 Newton. Hope आपको समझ में आया होगा। We are moving ahead with the next, ahead with new question. आपको ये गाड़ी तो दिख रही होगी, यमराज है, यमराज। It's a massive truck. Okay, question is regarding this only. So question number 11. According to the third law of motion, when we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the wrong roadside, it will probably not move. A student justify this by answering that the two opposite
and equal forces cancel each other. Comment on this logic. Okay. सो पहला स्टेटमेंट मुझे सही लगा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन दिया हुआ था, पर उसके बाद जो लिखा है कि टू फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, ये गलत है। क्यों? क्योंकि टू फोर्सेस जो लगती है वो दो अलग अलग बॉडीज़ पे लगती है, ना कि सिमिलर बॉडीज़ पे लगती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, ये ब्लॉक है समझो, यहाँ से अगर दो ऑपोजिट इक्वल फोर्सेस में लगाता हूँ तो एक बॉडी के ऊपर वो कैंसिल हो सकता है, बट जैसे ही दो बॉडी की बात आई तो हमें दूसरा चीज़ देखना पड़ेगा यहाँ पे कि ये क्यों कैंसिल नहीं हो सकता। फॉर एन एग्जाम्पल हम मान लेते हैं एक इंसान ट्रक को, जैसे ये लड़की ये ट्रक को धक्का दे रही, तो आप जानते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ F इक्वल्स टू ma, तो हम यहाँ पे इस केस में एक्सेलरेशन ढूंढते हैं दोनों के केस में क्या होगा, और इस एक्सेलरेशन से हमें पता चलेगा कि एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रक इट इज़ वेरी लो और इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज़ मोर, सो दैट्स वाई ट्रक नहीं मूव करेगा। और एक चीज़ है फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि ट्रक और रोड के बीच में है, तो मास वेट ज़्यादा होने की वजह से वो फ्रिक्शन फोर्स भी वहाँ पे बहुत, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से बॉय का फोर्स कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू भी दिख रही होगी, मैन के केस में ज़्यादा है, ट्रक के केस में बहुत ही कम है। since the truck has a very high mass, the static friction between the road and the truck is high. So when pushing the truck with a small force, the frictional force cancel out the applied force and the truck does not move. This implies that the two forces are equal in magnitude but opposite in direction and are acting on two different bodies. Since the person pushing the truck is not displaced when the truck doesn't move, therefore the student's logic is correct. Hopefully आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन एंड आंसर हाउ टू राइट इन योर एग्जामिनेशन। कोई भी तरीके का आपके पास डाउट हो, यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो एंड लेट मी नो, then I will clarify the doubts. Okay. Okay, next question. A hockey ball of mass 200 gram traveling at a 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity at 5 meter per second. इसका मतलब क्या है? एक हॉकी बॉल है जो ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, उसको वापस से हॉकी स्टिक से मारा गया और उसी डायरेक्शन में उसी पाथ के अलॉन्ग वापस रिटर्न भेजा गया, और उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। हमें निकालना है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम कितना हुआ यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते क्वेश्चन क्या है। तो इफ़ आई ड्रॉ अ हॉकी स्टिक ओवर हियर, ये एक आपकी हॉकी स्टिक हो गई, ठीक है, ठीक है। सपोज करो एक बॉल यहाँ से ऑलरेडी आ रहा है, इट इज ट्रैवलिंग, कौन सी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है? ये पाथ के अलॉन्ग ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ये पाथ के अलॉन्ग ट्रैवल कर रहा है, और ट्रैवल कर रहा है तो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? यू बोल सकते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यही होगी इस केस के अंदर। तो 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है। जब इधर से टकरा है, ये यहाँ पे आके स्ट्राइक हो गया और यहाँ से वापस इसी पाथ के थ्रू वापस आ रहा है, तो इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड है। तो मैं बोलूँगा इसको फाइनल वेलोसिटी। और एक चीज़, अगर इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था, तो अगर मैंने इसको पॉजिटिव लिया है, तो जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसको मैं नेगेटिव लूँगा। आपको पता ही है कि यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शंस रहेगी वेलोसिटी की, क्योंकि ये वेलोसिटी है और ये इस साइड जा रहा है तो पॉजिटिव, अगर इस साइड आ रहा है तो नेगेटिव। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं गिवन डेटा के साथ। क्या दिया हुआ था? मास ऑफ द बॉल। मास ऑफ द बॉल, इस बॉल का मास कितना है? तो दैट इज 200 ग्राम। हमें इसे केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो विल कन्वर्ट इट। मास ऑफ द बॉल, मास ऑफ द बॉल क्या दे रखा है? दैट इज 200 ग्राम। तो ये हो गया 200 अपॉन 1000, ये हो जाएगा अपना 0.2 kg, क्योंकि हमने मोमेंटम पढ़ रखा है। हमारी एसआई यूनिट क्या है? यस, केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए मैंने मास को पहले ही कन्वर्ट कर दिया। बिना कन्वर्ट के भी आप कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ पूछा हुआ चेंज इन मोमेंटम, ओके। बट कन्वर्ट करके मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा ईजी पड़ेगा ये, और आपको भी समझने में ईजी पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी गड़बड़ी नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं कन्वर्जन्स। इनिशियल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या है? जैसे कि मैंने बताया था 10 मीटर पर सेकेंड, हम इसे u मान लेते हैं। हमारा क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी वहीं पे, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल को हम v मानेंगे, और वो हमारा कितना होगा v माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको पता है इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, तो यस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा हमारा इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल क्या हो जाएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका मास कितना है, तो 0.2 kg, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो ये आपकी 10 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिल जाएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम ये आ गया, ठीक है। अब फाइनल मोमेंटम जो कि हमारा है यहाँ पे, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल, वो कितना हो जाएगा, तो m इंटू वी, वो कितना हो जाएगा 0.2, एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा एडजस्टमेंट के लिए कर रहा हूँ। यस, मास कितना है हमारा 0.2 इंटू 5, वो भी कैसा, माइनस वाला 5। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा -1 kg मीटर पर सेकेंड। अब चेंज इन मोमेंटम निकालना है हमें। चेंज इन मोमेंटम होता क्या है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा ही आपका क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल आपका क्या, m इंटू वी माइनस एम इंटू यू। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा 2, तो आपकी आ जाएगी -3 kg मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपकी जो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, -3 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इम्प्लाइज दैट द मोमेंटम ऑफ द बॉल reduces by 1 kg meter per second after being struck by the hockey stick। अगर कोई भी तरीके का आपको डाउट हो इसके अंदर तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और